Hello everyone, good morning. How are you all? Hoping I'll be good. This is Vijesh. Welcome to my channel BKS Academy. So आज क्लास में हम पढ़ने वाले हैं द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं कंपैरेटिवली पढ़ रहे हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में हमने दो टॉपिक पढ़ा है, एक फाइनेंस कमीशन और दूसरा इलेक्शन कमीशन। ये तीसरा टॉपिक हमारा होगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी भारत का महान्यायवादी। ये प्रीलिम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो चलते हैं समझते हैं आज हम लोग इस टॉपिक को। और इसके पहले अगर आपने चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लस शेयर करिएगा जितना हो सके उतना लोगों को, ताकि दूसरों को भी बेनिफिट मिल सके। बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा सो दैट आने वाली मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लाइक भी करिए, कमेंट भी करिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो। ठीक है, चलते हैं समझते हैं। हम लोग पार्ट 5 में हम लोग पढ़ रहे थे सेंट्रल गवर्नमेंट का, यानी कि यूनियन को पार्ट 5 में। तो पार्ट 5 में हमने देखा था अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पार्ट 5 में ही आता है। ठीक है, पार्ट 5 हम पढ़ते हैं आज। जो पार्ट 5 हमारा था ये था 52 से लेके 151 तक। द यूनियन जो पार्ट 5 था वो 52 से लेके 151 तक था। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे पार्ट 5 में आर्टिकल 76। आर्टिकल 76 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है ये बताता है कि अटॉर्नी जनरल के बारे में, यानी अटॉर्नी जनरल के पोस्ट के बारे में इसमें मेंशन किया गया है। राइट, इसमें समझना हमको क्या है कि ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का एक हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है। कौन? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। राइट, लॉ ऑफिसर होता है। हालांकि आपको ये भी समझना है कि एक लॉ मिनिस्टर भी होते हैं, उनका काम अलग होता है और इनका काम अलग है। ठीक है, चलिए समझते हैं क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं आपके अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड। तो अपॉइंटमेंट कौन करता है? बाय प्रेसिडेंट, यानी अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी का जो अपॉइंटमेंट होता है किसके हाथों होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राइट, ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्रिमंडल के, सेंट्रल मंत्रिमंडल के एडवाइस पर प्रेसिडेंट साहब इनको अपॉइंटमेंट देते हैं। क्लियर है? ओके। एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? किसी अटॉर्नी जनरल की एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? ठीक है, यानी कौन व्यक्ति अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बन सकता है, भारत का महान्यायवादी बन सकता है, क्या उसकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? सबसे पहला पॉइंट, सिटीजन ऑफ इंडिया सबके लिए कॉमन है। राइट, सबके लिए कॉमन है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, भारत का नागरिक हो। मस्ट बी क्वालिफाइड एज टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी वह व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की एलिजिबिलिटी रखता है वही व्यक्ति यहाँ पे अटॉर्नी जनरल के रूप में चुना जाएगा, अपॉइंटेड किया जाएगा। राइट, क्लियर समझ में आ गया? ये इंपॉर्टेंट चीज है, यानी सुप्रीम कोर्ट की जज बनने की जो एलिजिबिलिटी होती है सेम वही एलिजिबिलिटी अटॉर्नी जनरल की होती है, क्योंकि एज ए क्या है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है, यानी इनके पास लॉ का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। क्लियर है? मस्ट बी जज या मस्ट बी जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर 5 ईयर्स, या फिर 5 साल के लिए ये हाई कोर्ट के जज रहे हों, किसी भी हाई कोर्ट के जज रहे हों इंडिया में, तब भी वो एलिजिबिलिटी पूरा कर रहे हों, उनको अटॉर्नी जनरल बनाया जा सकता है। राइट, ओके। नेक्स्ट, आर या फिर एडवोकेट रहे हों ऑफ एनी हाई कोर्ट, किसी भी हाई कोर्ट के एडवोकेट रहे हों फॉर 10 ईयर्स, 10 साल तक, 10 साल तक किसी भी हाई कोर्ट के एडवोकेट रहे हों तब भी वो एलिजिबिलिटी कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट, एमिनेंट जूरिस्ट हों, एक प्रसिद्ध जूरिस्ट हों इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की ओपिनियन में एमिनेंट जूरिस्ट हों तब भी उनको अपॉइंटेड किया जा सकता है किसके रूप में? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रूप में। क्लियर है? ओके। तो ये आपकी 5 एलिजिबिलिटीज थी। इन एलिजिबिलिटीज में से ये 2-3 जो हैं इनमें से कोई भी हो तो उसको अपॉइंट किया जा सकता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया महान्यायवादी के रूप में। राइट, टर्म इनका जो ये नॉट फिक्स्ड है, इनका टर्म कोई फिक्स्ड नहीं है। इसका मतलब कई बार बनेंगे, कितनी बार बनेंगे, ये कोई फिक्स्ड नहीं है। कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी आर्टिकल में टर्म फिक्स नहीं किया गया है। राइट, कोई भी आर्टिकल नहीं इसके बारे में। रिमूवल, हालांकि रिमूवल जो होगा ये ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट है तो रिमूवल प्रेसिडेंट ही करेंगे। राइट, ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट है तो रिमूवल प्रेसिडेंट ही करेंगे। दूसरी चीज, रिजाइन देंगे तो किसको देंगे, यानी अपनी पोस्ट से ये रिजाइन करना चाहते हैं तो ये रिजाइन लेटर किसको देंगे? प्रेसिडेंट को देके चले जाएंगे। प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, प्रेसिडेंट को ये रिजाइन दे देंगे। राइट, एक चीज और ध्यान समझना है कि
ही आल्सो रिजाइन्स, यानी अटॉर्नी जनरल रिजाइन भी करता है व्हेन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सेंटर की मंत्रिमंडल रिजाइन कर देती है या रिप्लेस्ड हो जाती है। इसका मतलब सरकार गिर जाती है, ठीक है, तब दूसरी सरकार आती है तो वहां पर इनको भी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भी रिजाइन देना पड़ जाता है। समझ में आ गया? क्लियर है? इसका मतलब नई सरकार आ गई तो अब नया अटॉर्नी जनरल चुना जाएगा। मैंने बताया आपको कि ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट किया था बाय प्रेसिडेंट, तो सिंपल सी बात थी कि किसके रिकमेंडेशन पे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे इनको अपॉइंट किया जा रहा है। तो जैसे ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोलेप्स होती है या रिजाइन करती है, उनके साथ साथ इनको भी रिजाइन देना पड़ता है। यहाँ से प्री के लिए क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। राइट? क्लियर है? समझ में आ गया? ओके। नेक्स्ट है सैलरी। सैलरी कौन सेट करेगा, कौन डिसाइड करेगा, कौन डिटरमाइन करेगा? डिटरमाइंड बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इनको डिटरमाइन करेगा। क्लियर है? प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेगा इनकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, क्या पर्क्स वगैरह होने चाहिए, ये डिटरमाइन कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। क्लियर है? यहाँ पे समझ में आ गया? ठीक है। क्या देखा? अपॉइंटमेंट, एलिजिबिलिटी, टर्म, रिमूवल। रिमूवल क्या होगा? रिमूवल हमने देखा, आपको देखा हमने ध्यान से कि रिमूवल प्रेसिडेंट ही करते हैं, लेकिन जैसे अपॉइंटमेंट हो रहा था, जैसे वो प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, ठीक वही इनको रिमूवल भी करेंगे। हालांकि रिजाइन जब चाहे तब एनी टाइम ये रिजाइन प्रेसिडेंट को दे सकते हैं। क्लियर है? सॉरी। ओके, आगे चला जाए। नेक्स्ट, ड्यूटीज फंक्शंस क्या होने चाहिए एक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के? हमने देखा कि ये अटॉर्नी जनरल ऑफ क्या है? चीफ लॉ ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ये चीफ लॉ ऑफिसर होते हैं। उस रूप में इनकी कौन कौन फंक्शन होते हैं, कौन कौन सी ड्यूटीज होती हैं, ये समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहला, टू गिव एडवाइस ऑन सच लीगल मैटर्स रिफर्ड बाय प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट साहब ने इनको कोई लीगल मैटर्स पे एडवाइस मांगा है, ये एडवाइस देंगे। क्लियर है? ओके, समझ में आ गया? ओके। नेक्स्ट, टू परफॉर्म ड्यूटी असाइंड टू हिम बाय प्रेसिडेंट, या प्रेसिडेंट के द्वारा दिया गया ऐसा कोई कार्य, उसको क्या करेंगे? फंक्शन करेंगे, कार्य करेंगे। ठीक है? यानी सौंपा गया कोई काम प्रेसिडेंट के द्वारा, वो भी काम ये करेंगे, प्लस प्रेसिडेंट के द्वारा मांगा गया किसी लीगल मैटर पे ये एडवाइस भी प्रेसिडेंट को करेंगे। क्लियर है? दोनों पॉइंट समझ में आ गया? ओके। थर्ड पॉइंट, डिस्चार्ज, काम करेंगे, द फंक्शंस, यानी काम को करेंगे कन्फर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान के अंदर इनको कौन कौन से काम दिए गए हैं, किस आर्टिकल के थ्रू या किस फंक्शन को दिया गया है संविधान के थ्रू, उसको भी करेंगे ये। ठीक है? इसका मतलब सिंपल सी बात है, पहला चीज एडवाइस, जो एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट के लीगल मैटर पर प्रेसिडेंट साहब को, प्लस प्रेसिडेंट के द्वारा दिए गए कोई ड्यूटी को परफॉर्म करेंगे, प्लस संविधान में जो इनके पक्ष में फंक्शंस लिखे गए हैं उसको भी ये करेंगे। ठीक है? क्लियर है? समझ में आ गया तीनों पॉइंट? ओके। नेक्स्ट फोर्थ नंबर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। क्या इसमें है? ये काम करेंगे टू अपीयर, ये अपीयर होंगे इन सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अपीयर होंगे कब? ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई भी इशू, कोई भी केस सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, तो सुनवाई जब होगी, यानी सुप्रीम कोर्ट में कोई केस है, तो उस वक्त ये उस केस को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में अपीयर होंगे, किसकी तरफ से? ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। क्लियर हो गया? कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में। नेक्स्ट क्या है? टू अपीयर, अपीयर होंगे कहां पे? इन हाई कोर्ट्स, यानी देश के किसी भी हाई कोर्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई केस, कोई मैटर है, तो उसको लड़ने के लिए किसी भी देश से किसी भी हाई कोर्ट में अपीयर होंगे। दोनों समझ में आ गया? चौथा और पांचवा क्लियर है? 6 नंबर, टू रिप्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे इन एनी रेफरेंस मेड बाय द प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट अगर कोई रेफरेंस मांगता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट करेंगे, किसको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे किसके सामने? प्रेसिडेंट के सामने। अगर प्रेसिडेंट कोई रेफरेंस मांगता है तो रेफरेंस किस सेंस में? रेफरेंस इस सेंस में आर्टिकल 143, आर्टिकल क्या है? 143, इसमें क्या कहा गया है? ये प्रेसिडेंट साहब को पावर देता है
टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट। 143 ये आर्टिकल है जो प्रेसिडेंट साहब को पावर देता है टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट करने की ये पावर देता है। तो उस कंडीशन में अगर कोई इनसे रिफर करते हैं, कोई चीज़ मांगते हैं, कोई रिक्वेस्ट करते हैं या कोई रिप्रेजेंट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, तो उस वक्त ये अटॉर्नी जनरल रिप्रेजेंट करेंगे किसको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, किसके लिए, प्रेसिडेंट के लिए। कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट में। समझ में आ गया। तो ये 6 पॉइंट, इनकी 6 इंपॉर्टेंट ड्यूटीज है, ये आपने मेरे ख्याल से समझ लिया होगा, इसको नोट करते चलिएगा। ठीक है, समझ में आ गया ड्यूटीज क्या क्या ड्यूटीज। यहाँ से क्वेश्चन पक्का आप पे आने वाले हैं प्रीलिम में। अब ये जो टॉपिक होता है ये प्रीलिम के लिए भी, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। आप अगर समझे रहेंगे तो कॉम्पिटिटिव स्टडी करके पढ़ लेंगे। तो आज क्लास में जो पढ़ने वाले हैं ये पढ़ेंगे अटॉर्नी जनरल प्लस हम लोग पढ़े सेंटर का अटॉर्नी जनरल, यानी सेंट्रल का कोई ऐसा हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, और हम फिर स्टेट्स के भी, राज्यों के भी लॉ ऑफिसर हाईएस्ट होते हैं, उनको भी कंपेरिजन करके आज ही पढ़ लेंगे, ताकि दोनों कंपेरिजन करके आपका आसान हो जाए और क्वेश्चन अच्छी तरीके से हल हो जाए। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। सॉरी, थोड़ा सा गला खराब है। राइट्स देखते हैं, क्या अधिकार होते हैं, क्या क्या इनके पास अधिकार हैं, किसके, अटॉर्नी जनरल के, ये देखते हैं। सबसे पहला अधिकार इनका है कि राइट ऑफ ऑडियंस ऑफ ऑल कोर्ट्स, यानी इनके पास ऐसा अधिकार है कि ये किसी भी कोर्ट में ऑडियंस रूप में जाके बैठ सकते हैं, यानी इनको परमिशन है कि इंडिया के किसी भी कोर्ट में जाकर के बैठ सकते हैं, केस देख सकते हैं, सुन सकते हैं। क्लियर, ओके, ये इनका अधिकार, इनके पास अधिकार है। दूसरा एक राइट और भी है, राइट टू स्पीक, सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पक्का प्रीलिम के लिए आया हो, जहां से क्वेश्चन आया वहां पे अगर ये क्यू बड़ा वाला बना दिया करिए, इससे आपको पता चले कहाँ कहाँ क्वेश्चन आते हैं। फंक्शन से आते हैं तो फंक्शन पे क्यू लिख दीजिए बड़ा सा, ठीक है, आज क्वेश्चन आएगा। लिमिटेशन पे आएगा तो यहाँ लिख दीजिए, ऐसे लिखते रहेंगे अपने नोट्स में, तो आपको क्लियर रहेगा कि क्वेश्चन यहाँ से प्रीलिम के आए हुए हैं या आ सकते हैं। तो आपको प्रीलिम जब एग्जाम नजदीक आएगा तो उसमें आपको रिवीजन करने में आपको आसानी होगी, ठीक है, फोकस करने में आसानी होगी। ठीक, नेक्स्ट राइट क्या है इनका, राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, यानी लोकसभा राज्यसभा किसी भी हाउस में ये भाग ले सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राइट, किसी भी हाउस में। प्लस राइट टू स्पीक, बोलने का अब इनका अधिकार है किसी भी पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट किसी भी हाउस में। एंड ही मे बी, यानी कि पार्लियामेंट कमेटी भी अगर कोई बनी तो उसके भी मेंबर हो सकते हैं या बनाए जा सकते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज इनके बारे में क्या रखना है, बट कांट वोट, लेकिन अगर कोई बिल का इशू है तो बिल के इशू में ये वोट नहीं कर सकते। समझ में आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि वह कौन सा व्यक्ति है जो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में भाग ले सकता है, मेंबर भी हो सकता है किसी कमेटी का, लेकिन वोट नहीं दे सकता है, ठीक है, वो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी। ये क्वेश्चन समझ में आ गया। ऐसे क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं, आपको याद रखना है। ये बोलने का अधिकार है, पार्टिसिपेट करने का अधिकार है, मेंबर भी बनने का अधिकार, मेंबर भी बन सकते हैं किसी भी कमेटी के, ठीक है, लेकिन वोट नहीं कर सकते हैं। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। 2 राइट। तीसरा एंड थर्ड राइट, ही एंजॉयज ऑल द प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज एज अवेलेबल टू द एमपीज, यानी जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा के जो भी मेंबर्स हैं उनके लिए जो भी प्रिविलेजेस हैं, सुविधाएं हैं, विशेषाधिकार हैं, वो जो मिलेंगे सेम सब कुछ अधिकार इनको भी मिलेंगे। किसको, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। समझ में आ गया। हालांकि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है गवर्नमेंट की ही तरफ से अपॉइंट होता है, इसलिए वो सब सारी पावर इनको दी जाती है, राइट, समझ में आ गया। कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ सीमाएं इनके लिए हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, लिमिट्स वगैरह हैं। क्या हैं, अपॉइंट किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, इसलिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को विदाउट हिज परमिशन, बिना उनके परमिशन की ये एडवाइस नहीं करेगा। समझ में आ गया। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब एडवाइस मांगेगी तभी करेगा, वरना नहीं करेगा। सिंपल, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, शुड नॉट डिफेंड अक्यूज्ड क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन विदाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया परमिशन, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के परमिशन के, यहाँ से क्वेश्चन बनाए गए, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के परमिशन के बगैर किसी भी क्रिमिनल प्रोसीजर को या अक्यूज्ड को डिफेंड नहीं करेगा, उसको बचाएगा नहीं। समझ में आ गया।
जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहेगी तभी किसी को डिफेंड करेगा, वरना नहीं करेगा। इसका मतलब सीधे सीधे सिंपल सी बात है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यह वकील है, ठीक है, जो कोर्ट में प्रोसीडिंग्स कर रहा है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही तरफ से प्रोसीडिंग सुनेगा, ठीक, अपने मन से कोई प्रोसीडिंग नहीं सुन सकता। क्लियर है? या प्लीडिंग नहीं कर सकता। समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट, शुड नॉट एक्सेप्ट अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर ऑफ एनी कंपनी और कॉर्पोरेशन, यानी कि किसी कंपनी या कॉर्पोरेशन का डायरेक्टर के रूप में अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कौन? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के बिना, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के बिना परमिशन के किसी भी कंपनी या किसी कॉर्पोरेशन का डायरेक्टर ये नहीं बन सकते। समझ में आ गया? अब इंपॉर्टेंट चीज नोट में, फिर भी इनको डिबार नहीं किया गया, यानी कि रोका नहीं गया है फ्रॉम प्रिविलेजेस फ्रॉम प्राइवेट लीगल प्रैक्टिसेस, प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस से इनको रोका नहीं गया है। ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस से कहीं भी कर सकते हैं, ये आपको याद रखना है। लेकिन यही डिस्प्यूट आता है कि भाई जब किया गया तो फिर यहाँ पे लिमिटेशंस क्यों रखी गई है। इसमें लिमिटेशन आपको देखना है कि यहाँ कहीं प्रैक्टिस की लिमिटेशंस नहीं है, इसलिए आपको रखना है कि ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस कहीं भी कर सकते हैं। राइट? समझ में आ गया? ओके, कोई दिक्कत? अब मेरे ख्याल से टॉपिक समझ में आ गया होगा। छोटा सा टॉपिक था। क्वेश्चन कहाँ से बनाया गया? एलिजिबिलिटी पे, टर्म्स पे, टेनर, रिजाइन, सैलरी, ड्यूटीज, इनके फंक्शंस जो होते हैं वो, फिर राइट्स और लिमिटेशंस। अब थोड़ा सा इनको असिस्ट करने के लिए एक सॉलिसिटर जनरल होता है और प्लस एक एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होता है, उसको समझ लेते हैं। फिर हम लोग चलेंगे एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, राज्य के एडवोकेट जनरल को समझने की कोशिश किया जाएगा। समझ में आ गया? इसको अच्छे ढंग से नोट करते जाइएगा, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपको बेनिफिशियल होगा। ठीक है, चलिए चलते समझते हम लोग अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट के बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो टॉपिक आपका होगा, इनके कुछ सॉलिसिटर जनरल और प्लस एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं, उनको पढ़ लेते हैं। फिर उसके बाद चलते हैं हम लोग एडवोकेट जनरल पे। आज दोनों हम लोग कंपेरिजन करके पढ़ लेते हैं, खत्म हो टॉपिक। ठीक है, इतना समझ में आ गया। हम लोग लास्ट थोड़ा चलते हैं, कुछ दो वर्ड्स थे जो मैंने बताया आपको अभी कि वो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ये क्या होता है। अभी हमने देखा था कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है उसको असिस्ट करने के लिए दो और लोग होते हैं जिनको बोलते हैं, एक को कहा गया है क्या करने के लिए, असिस्ट करेंगे किसको, एजी को, यानी अटॉर्नी जनरल को असिस्ट करेंगे। अदर कुछ लॉ ऑफिसर्स होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, वो कौन कौन होते हैं, एक होते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, इंडिया का सॉलिसिटर जनरल। ठीक, क्या करने के लिए, ये दोनों व्यक्ति लोग होंगे जो लॉ ऑफिसर्स होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, ये लोग असिस्ट करेंगे किसको, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। राइट, और दूसरा होता है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये दोनों लोग इनको असिस्ट करेंगे। बस इतना ही समझना है आपको। राइट, और कोई इनके बारे में बात नहीं। लेकिन एक चीज याद रखना है, अटॉर्नी जनरल का तो आर्टिकल है, यानी किसी आर्टिकल में मेंशन है जो आर्टिकल 76 है, और लेकिन इन दोनों लोगों के लिए कोई भी आर्टिकल आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। ठीक है, ओके, समझ में आ गया ये वाला और ये वाला। नोट में थोड़ा सा याद रखना है कि नो आर्टिकल फॉर देम, इनके लिए कोई आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, लिख लेना है। अटॉर्नी जनरल इज मेंबर ऑफ कैबिनेट, यानी अटॉर्नी जनरल कैबिनेट का मेंबर हो सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अटॉर्नी जनरल कैबिनेट का मेंबर होता है, सेंट्रल कैबिनेट जो होती है उसका मेंबर हो सकता है। राइट, नेक्स्ट, हालांकि जबकि एक सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए लॉ ऑफिसर अलग से अपॉइंट किए जाते हैं, एक लॉ ऑफिसर अलग होते हैं, मंत्री होते हैं। ठीक है, वो सीक यानी लीगल मैटर्स पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस करते हैं या उनकी तरफ से होते हैं। राइट, ये आपको याद रखना है। क्लियर, यानी लॉ मिनिस्टर, लॉ ऑफिसर जो है वो अलग है। लॉ ऑफिसर कौन है, अटॉर्नी जनरल है। लॉ मिनिस्टर कौन है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक मिनिस्टर होता है जो मंत्री होता है। राइट, ये कहीं से वोट जीत करके यानी कि इलेक्शन जीत करके आए होंगे, उनको लॉ मिनिस्टर बनाया जा सकता है। राइट, समझ में आ गया। अब इतना क्लियर हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब हमने सेंटर का अटॉर्नी जनरल पढ़ लिया। अब हम चलते हैं सेम सेंट्रल का से अटॉर्नी जनरल होता है, उसी तरह से स्टेट में भी, उसी के कोरस्पोंडेंस में स्टेट में भी एक लॉ ऑफिसर होता है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, उसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आ गया सेंटर का।
तो हम लोग कंपेरिजन करके पढ़ा जाएगा तो काफ़ी अच्छे से समझ में भी आएगा। ठीक है, चलते हम लोग अब स्टेट में आ जाते हैं। स्टेट में हमने देखा था पहले जब हम स्टेट्स पढ़े थे तो उसमें पार्ट 6 में स्टेट में एक एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेम कोरेस्पोंडेंस करेंगे किसके, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से। तो स्टेट के पार्ट 5 में आर्टिकल 165 याद रखना है। सेंटर में क्या था, 76 था, तो दोनों को कंपेयर करके पढ़ना है। तो आर्टिकल 165 में ये कहा गया है कि देयर इज अ एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, राज्य का एक एडवोकेट जनरल होगा, राइट, जिसको आप बोलते हैं महाधिवक्ता। ठीक है, इसको आप बोलते हैं महाधिवक्ता, राज्य का महाधिवक्ता। उसका नाम क्या था, महान्यायवादी। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट, यानी यह क्या होगा, यह स्टेट के लिए हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होगा। हमने देखा था उसमें अटॉर्नी वाले में वो सेंटर के लिए था और ये स्टेट के लिए हाईएस्ट लॉ ऑफिसर हर स्टेट्स में होंगे। क्लियर। टर्म अब थोड़ा सा हम समझते हैं यहाँ पे, इसको हमने इधर पढ़ लिया था तो इसका पॉइंट मैंने यहाँ लिखा, आप इसको देख के समझ के चलिएगा। ठीक है, अपॉइंटमेंट कैसे होगा एडवोकेट जनरल का, बाय गवर्नर। हमने सेंटर में देखा था बाय प्रेसिडेंट हो रहा था अटॉर्नी जनरल का, यहाँ पे किसके द्वारा होगा, गवर्नर के द्वारा होगा। ऑन द रिकमेंडेशन ऑन द कंसल्ट ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे गवर्नर इनको अपॉइंट करेगा। किसको, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को। समझ में आ गया, महाधिवक्ता को। सेंटर में क्या था कंपेरिजन में कि अपॉइंटमेंट कौन करता था, प्रेसिडेंट करता था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेंटर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, राइट। समझ में आ गया। तो दोनों चीज सेम टू सेम है, बस स्टेट में आ गया। ये यहाँ प्रेसिडेंट की जगह पे गवर्नर हो गया और यहाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टेट की हो जाएगी। क्लियर। एलिजिबिलिटी देखते हैं एडवोकेट जनरल के लिए क्या होती है। सिटीजन ऑफ इंडिया, सेम चीजें उसमें भी था। मस्ट बी क्वालिफाइड एज हाई कोर्ट जज, वेरी इंपॉर्टेंट चीज। वहां हमने पढ़ा था कि यानी अटॉर्नी जनरल बनने के लिए वो मस्ट बी क्वालिफाइड एज अ जज, एज अ मेंबर या एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए वो क्वालिफाइड होना चाहिए अटॉर्नी जनरल। लेकिन यहाँ पे क्या है, हाई कोर्ट का जज बनने की क्वालिफिकेशन के पास होनी चाहिए, तब वो एडवोकेट जनरल बनेगा स्टेट का। क्लियर है, समझ में आ गया। ओके। फिर एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर, या फिर हाई कोर्ट का वो 10 साल के लिए एडवोकेट रहा हो। क्लियर है, समझ में आ गया। ओके नेक्स्ट, या फिर जुडिशियल ऑफिसर हो या ऑफिस में काम किया उसने कितने 10 साल तक। ठीक है, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा कर रहा हो तो वो व्यक्ति एडवोकेट जनरल स्टेट का बनाया जा सकता है। सिटीजन मस्ट बी क्वालिफाइड एज ए हाई कोर्ट जज। ठीक है, एडवोकेट 10 साल तक हाई कोर्ट में किसी में रहा हो या फिर जुडिशियल ऑफिस में 10 साल तक काम किया हो, तो ये क्वालिफिकेशन के पास है तब वो व्यक्ति एडवोकेट बन सकता है, राइट, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट बन सकता है। टर्म नॉट फिक्स्ड है, टर्म इनका फिक्स्ड नहीं है। क्यों, क्योंकि ये होल्ड ऑफिस करते हैं, यानी ऑन द प्लीजर ऑफ गवर्नर। इससे अटॉर्नी जनरल क्या था, ऑन द प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट था, और यहाँ पर ऑन द प्लीजर ऑफ गवर्नर ये काम करेंगे। ठीक, ये भी समझना है। ओके। रिजाइन करके ये किसको रिजाइन कर देंगे, ये किसको रिजाइन देंगे। ठीक है, रिजाइन किसको देंगे, रिजाइन देंगे गवर्नर साहब को, रिजाइन देके चले जाएंगे। अब याद रखना कि ये रिजाइन भी कर देते हैं कब, जब पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री यानी कि स्टेट की काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, पार्टी क्या हो, पार्टी अगर मिनिस्ट्री यानी पार्टी का जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो डिजॉल्व होता है, ठीक है, खत्म होती, कोलैप्स होती है, तो उसके साथ साथ ये भी रिजाइन लेटर दे देंगे, इनका भी कोलैप्स हो जाएगा, रिप्लेस कर दिया जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। क्योंकि अपॉइंटमेंट इनके ही रिकमेंडेशन पे हुआ है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे गवर्नर को अपॉइंट कर रहे हैं, तो जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोलैप्स होती है वैसे ये भी रिजाइन दे देते हैं। क्लियर, समझ में आ गया। ओके। सैलरी वगैरह कौन सेट करेगा, कौन देगा, गवर्नर। हमने प्रेसिडेंट में उसमें देखा था, अटॉर्नी में तो प्रेसिडेंट कर रहे थे, यहाँ पे गवर्नर डिटरमाइन करेंगे। क्लियर है, समझ में आ गया। एकदम एक एक चीजें क्लियर होनी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। चलते हैं लास्ट ड्यूटीज पे। व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल की ड्यूटीज क्या होती है, फंक्शंस क्या होते हैं, कार्य क्या होते हैं। एज अ चीफ लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट, ये क्या होते हैं, चीफ लॉ ऑफिसर होते हैं स्टेट के, इनके कुछ फंक्शंस होते हैं, कार्य होते हैं, क्या क्या हैं। टू गिव एडवाइस टू द गवर्नर,
गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, राज्य की गवर्नमेंट को एडवाइज करेंगे ऑन सच लीगल मैटर्स, ऐसे कानूनी मैटर्स पे जो रिफर्ड किए गए हैं गवर्नर के द्वारा, यानी गवर्नर के द्वारा जो इनको कानूनी मैटर्स पे रिफर्ड किया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस करेंगे, सॉरी गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के को एडवाइस करेंगे। अटॉर्नी जनरल सेम यही चीज था, बस वो एडवाइस किसको कर रहा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस कर रहा था कुछ ऐसे प्रेसिडेंट के द्वारा रिफर किए गए मैटर्स पर, ठीक है। यहाँ कौन करेगा रिफर, गवर्नर कर रहा है। सेम चीजें वही हैं, हूबहू पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट हुआ है, इसलिए आपको कहीं डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट होगा भी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कमेंट किया करिएगा डाउट कहीं होता तो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, टू परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज एज लीगल कैरेक्टर असाइंड बाय गवर्नर, या फिर कुछ गवर्नर कोई लीगल कैरेक्टर के रूप में इनको कोई काम सौंप देता है तो वो भी काम ये करेंगे, ठीक है, कोई कानूनी कैरेक्टर के रूप में। ओके, क्लियर है। टू डिस्चार्ज फंक्शंस कन्फर्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, या संविधान में कुछ इनको फंक्शंस दिए गए हों इनके लिए स्पेशली वो भी वो डिस्चार्ज करेगा, ठीक है। ये समझ में आएगा, ये तीन आपके इंपॉर्टेंट ड्यूटीज हैं किसकी, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट की, ठीक है। ओके, नेक्स्ट कुछ और चीजें हैं। टू अपीयर बिफोर एनी कोर्ट्स, किसी भी यानी कि स्टेट के अंदर किसी भी कोर्ट में अपीयर होने का इनके पास क्या है, राइट है, या कस्टम की ड्यूटी है, क्लियर है, ये हो सकते हैं। समझ में आ गया, किसी कोर्ट में, याद रखना विद इन स्टेट, स्टेट के अंदर जितने भी कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स या कोई कोर्ट होगी उसमें अपीयर होंगे, सेंटर के नहीं। यहाँ सेंटर क्या था, सेंटर वाले हम जब पढ़ा था अटॉर्नी जनरल में, अटॉर्नी जनरल के पास पावर था, राइट था वो कि इंडिया के यानी देश के किसी भी हाई कोर्ट में अपीयर हो सकता था, लेकिन ये किसी भी नहीं, राज्य के अंदर जिस राज्य का एडवोकेट जनरल होगा उसी राज्य के कोर्ट्स में अपीयर होने का इनके पास पावर है, राइट, समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट, राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, यानी राज्य की विधानमंडल में, राज्य की विधानमंडल के दोनों हाउस में, कौन सी, एक विधान परिषद एक विधानमंडल, सॉरी एक विधानसभा और एक विधान परिषद, दोनों किसी भी प्रोसीडिंग में, दोनों हाउस की किसी प्रोसीडिंग में भाग ले सकते हैं और प्लस दोनों में बोल सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज, प्लस ये किसी भी कमेटी का मेंबर भी हो सकते हैं, यानी कि अगर पार्लियामेंट कोई कमेटी बनाई गई तो उस कमेटी के मेंबर भी बनाए जा सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज, जैसे अटॉर्नी जनरल वोट नहीं दे सकता था, उसी तरह से राज्य का जो एडवोकेट जनरल है ये भी वोट नहीं दे सकता। वेरी इंपॉर्टेंट चीज, समझ में आ गया, अटॉर्नी जनरल की तरह ही सेम टू सेम वही चीजें हैं, बस स्टेट लेवल पे है। नेक्स्ट एंड लास्ट है, एंजॉयज ऑल द प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज, सारी सुख सुविधाएं, सारे विशेषाधिकार इनको दिए जाएंगे। जो विशेषाधिकार राज्य की मंडल विधानमंडल के सभी मेंबर्स को मिलते हैं, वो प्रिविलेजेस, वो विशेषाधिकार इनको भी मिलेंगे, राइट, समझ में आ गया। यानी स्टेट की पार्लियामेंट में जो जो पावर्स, जो प्रिविलेजेस मिल रहे हैं सभी मेंबर्स को, वही पावर इनको भी मिलेंगे, सारे पावर्स इनको भी मिलेंगे। समझ में आ गया, क्लियर है। थोड़ा सा दिक्कत कर लेते हैं इसको भी। हमने आपको बताया पार्ट 6 में आर्टिकल 165 में आता है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट होता है ये, ठीक है। फिर आपने इधर आया, देखा कि अपॉइंटमेंट गवर्नर करता था ऑन द कंसल्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एलिजिबिलिटी सिटीजन ऑफ इंडिया, मस्ट बी क्वालिफाइड एज ए हाई कोर्ट जज, एडवोकेट 10 साल का हाई कोर्ट का होना चाहिए, या फिर जुडिशियल ऑफिसर ऑफिस पे रहा हो 10 साल तक, राइट, यह हो। फिर उसके बाद आ जाएंगे हम लोग टर्म पे, टर्म नॉट फिक्स्ड है, होल्ड ऑफिस ऑन गवर्नर्स प्रेजर, प्रेजर के यानी गवर्नर के प्रेसिडेंट प्रेजर पे ही काम करेंगे, इसलिए उनको ये रिमूव भी कर सकते हैं जब चाहें तब, समझ में आ गया। रिजाइन, गवर्नर को रिजाइन देकर चले जा सकते हैं, या फिर रिजाइन भी कर सकते हैं कब, जब पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री डिजॉल्व हो यानी खत्म हो, रिप्लेस्ड हो, तब भी इनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, ठीक है। ओके, सैलरी वगैरह सेट करेंगे गवर्नर साहब ही। ड्यूटीज, पहले ड्यूटी हमने देखा कि चीफ लॉ ऑफिसर के रूप में स्टेट के इनकी ड्यूटी है कि गवर्नर के द्वारा रिफर गए लीगल मैटरों पे एडवाइस करेंगे किसको, स्टेट गवर्नमेंट को, क्लियर। दूसरा, परफॉर्म या फिर लीगल या फिर गवर्नर के द्वारा मांगे गए या दिए गए कोई भी लीगल कैरेक्टर को परफॉर्म करेंगे। तीसरा, टू डिस्चार्ज फंक्शंस कन्फर्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के द्वारा दिए गए कोई भी फंक्शंस इनको हो
उनको डिस्चार्ज करेंगे। ठीक है, कुछ पावर्स वगैरह है। पावर्स में क्या है, टू अपीयर बिफोर एनी कोर्ट्स विद इन स्टेट, स्टेट के अंदर किसी भी कोर्ट में शामिल होने का या अपीयर होने का इनके पास पावर है, केवल स्टेट के अंदर। यहाँ पे क्वेश्चन आपके बनाए जाते हैं। क्लियर है। राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि राज्य की विधानसभा विधान परिषद की किसी भी हाउस में किसी भी प्रोसीडिंग में भाग ले सकते हैं प्लस बोल सकते हैं, लेकिन उनमें वोट नहीं देते हैं। इवन फिर भी ये मेंबर हो सकते हैं, किसी भी कमेटी के मेंबर बनाए सकते हैं, लेकिन वोट नहीं देंगे। क्लियर है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है आपका। ओके, लास्ट है कि जैसे सारे विधानसभा के विधान परिषद के मेंबर्स को जो भी प्रिविलेजेस मिलते हैं, विशेषाधिकार मिलते हैं, वो सारे अधिकार इनको भी मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है। दैट्स ऑल। इतना समझ में आ गया। ये दोनों कंपैरेटिव करके पढ़ लिया आपने, इसको नोट कर डालिएगा अच्छे ढंग से और इसको फिर रिवाइज करिएगा। छोटा नोट्स बन जाएगा 60 नोट्स और बार बार इसको रिवाइज करने में आपको आसानी होगी। ठीक है, समझ में आ गया। मेरे ख्याल से सब टॉपिक यहाँ से लेके यहाँ तक समझ में आ गया। इसको नोट करिए ढंग से और फिर इसको रिवाइज करते रहिए। ओके, तो चला जा, फिर कल मिलेंगे इसी टाइम पे अगली वीडियो में। अगला वीडियो जो होगा हो सकता है कि पंचायती राज पे हो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। सी यू सून।